एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। सबसे पहले तो आज ये गुजारिश आप लोगों से कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, कोशिश करिएगा कि पूरा देखिए और उसके बाद अगर कमेंट भी करिएगा तो और अच्छा होगा। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। अब आइए बात शुरू करते हैं इस वीडियो के विषय पर। इतिहास में, भारत के इतिहास में कई तारीखें दर्ज हो जाती हैं जो कालांतर में जिनका जिक्र कई बार होता है। ये मान के चलिए कि आज 9 अक्टूबर की तारीख भी भारतीय इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि ये आज की तारीख में जो परिणाम, जो घटनाएं घटने जा रही हैं आज की तारीख से ऑनवर्ड्स, उनके परिणाम बहुत दूरगामी होने जा रहे हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, मेरा लिए तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इसमें इतना तय है कि आज जो घटनाएं घटी आज की तारीख के दिन, उनके परिणाम निश्चित रूप से बहुत दूर होंगे, जो भारत के भाग्य विधाता नए सिरे से बनेंगे। उसके वजह से मैंने कहा कि परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। आज 3 घटनाएँ हुई जो मेजर घटनाएँ हुई। पहली चीज़ तो ये हुआ कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उनकी तारीख आज आ गई और 3 दिसंबर को उनकी मतगणना होगी। दूसरा जो दूसरी घटना है वो ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई और उस बैठक में ये तय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कहा कि हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं और उसको हम भाजपा पे दबाव डालेंगे कि वो कराए, और अगर हम आ गए तो हम कराएँगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे जो 4 राज्य जहाँ हमारी सरकारें हैं, वहाँ हम ये जनगणना कराएँगे। इस डिसीजन के लेने के बाद जो तीसरी घटना हुई, वो घटना हुई कि राहुल गांधी ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, जिनका जिक्र बाद में कालांतर में होगा। और वो बातें सारी की सारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो निर्णय लिए गए उन्हीं से संबंधित थी, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बहुत सी बातें उसमें से निकली। राहुल गांधी ने पहली चीज़ तो वही कहा कि हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, लेकिन जातिगत जनगणना तभी प्रभावी होगी जब जातिगत जनगणना के बाद आर्थिक जनगणना भी होगी, तभी जो जो अति पिछड़े हैं और जो वंचित तबका है उसको हम कायदे से न्याय दिलाने में समर्थ होंगे। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो इस समय आर्थिक नीतियाँ चल रही हैं और जिन जिन नीतियों के लिए कहीं न कहीं हम भी ज़िम्मेदार हैं और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो गलतियाँ हमसे हुई। उन्होंने कहा कि वो आर्थिक नीतियाँ इस समय जो हिंदुस्तान में चल रही है, वो नीतियाँ इस कदर भयावह साबित हुई हैं कि इस समय भारतीय समाज जो है 2 वर्गों में बँट गया है। एक के पास अकूत पैसा है और दूसरे के पास अकूत दरिद्रता है, ये उन्होंने कहा। मतलब शब्द ये नहीं थे, मैं अपनी अपने शब्दों में कह रहा हूँ। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जिस पे सबसे ज़्यादा बाद में चर्चा होगी, आज हालाँकि बाद वो बात में रह गई, लेकिन ये कालांतर में इस पे चर्चा होगी। जो तीसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़ों का और अति पिछड़ों का नेता कहते हैं और डिक्लेयर घोषित करते हैं कि वो अति पिछड़ों के नेता है, लेकिन वो दरअसल अति पिछड़ों को भरमाने के लिए नेता बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको नेता बनाया और उनका इस्तेमाल वो अति पिछड़ों और पिछड़ों को और वंचित तबके को भरमाने के लिए करता है, ताकि वो असली असली चीज़ों की तरफ उनका ध्यान न जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने जैसा कि वो पहले भी जिक्र कर चुके हैं और आज भी उन्होंने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जो 90 सचिव हैं भारत सरकार के, जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनमें से बमुश्किल तमाम 5% जो है बीसी वर्ग से आते हैं, जिनके पास बजट का बहुत ही थोड़ा-सा हिस्सा है मैनेज करने के लिए, और वो अति पिछड़ों और वंचित तबके के लिए न्याय नहीं कर पाते। दलित को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, हालाँकि दलितों को अलग से बाकायदा वो मिला हुआ है रिज़र्वेशन, लेकिन बहरहाल कुल मिला करके उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी कि संविधान वाले चाहते थे। ये 3-4 चीज़ें आज सामने आई हैं। उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरीके से उन्होंने पूरा कटाक्ष नरेंद्र मोदी के ऊपर किया कि इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामाजिक न्याय के में जो अति पिछड़ों और वंचित तबकों और पिछड़ों को जो उनका वो मिलना चाहिए था, उनको भरमाने के लिए नरेंद्र मोदी को खड़ा किया।
अब यहाँ से बात को और आगे ले जाने के पहले जैसा जैसा मेरा नियम है कि मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि इतिहास की धारा निर्बाध चलती है। बीच-बीच में उसमें रोड़े भी आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस धारा को समझने के लिए, इतिहास की धारा को समझने के लिए पीछे देखना ही पड़ता है, वरना चीज़ों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। आज फिर उसी चूँकि ज़िक्र है आज की जो घटनाएँ हुई हैं, ये 3 घटनाएँ, उसमें थोड़ा-सा चीज़ों को समझने के लिए पास्ट का थोड़ा जानना उसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो उसने बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसमें योगदान सबसे ज़्यादा रहा और वो कांग्रेस जो थी वो भारत को स्वतंत्र कराने में सफल रही। हालाँकि विभाजन भी हुआ, लेकिन बहरहाल उसमें फिर कभी उस जो भारत स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी होने के नाते कांग्रेस ही शासन में आई और उसने संविधान बनाया। मोटे तौर पर संविधान को बनाने में और वो 2 चीज़ें सामने आईं। पहली चीज़ तो जिन लोगों ने भी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा कांग्रेस के नेतृत्व में और बाकी बाकी जो तत्व उसमें सक्रिय है, वो कुल मिलाकर के संपन्न और सवर्ण तबका था। इस बात को समझ लीजिए तो आसानी रहेगी। और वो संपन्न और सवर्ण तबका जब पावर में आया तो उसने संविधान बनाया और संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई कि जो वंचित तबका है उसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं, उनको सबको जो है सामाजिक न्याय के तहत उनके सबके बढ़ने के आगे चांसेस उनको दिए जाएँ। ये प्रोसेस शुरू हुआ और संविधान में बाकायदा इसकी व्यवस्था की गई, दलितों को आरक्षण दिया गया और अति पिछड़ों और पिछड़ों को आरक्षण बाद में बेला मंडल कमीशन के ज़रिए, लेकिन बहरहाल ये व्यवस्था हुई। ये व्यवस्था अच्छी खासी तरीके से चली और उसने उसने उस व्यवस्था ने एक लंबे तौर पर जो है वो जो संविधान से उसको ताकत मिली उसके चलते दलितों और पिछड़ों में एक ऐसा तबका तैयार हुआ जो आर्थिक रूप से कहीं ज़्यादा संपन्न हो गया और फिर उसने राजनीति में अपनी भागीदारी मांगी। उस भागीदारी ये समय आते-आते कांग्रेस में राजीव गांधी का समय आ चुका था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी की महत्वाकांक्षा से प्रधानमंत्री बने थे। वो राजनीति में रचे-पके बिल्कुल नहीं थे। मूल तो भले आदमी थे, राजनीति की जो दुर्विसंधि और भितरघात होते हैं उनसे वो कतई परिचित नहीं थे और राजनीति की कई सच्चाइयों से भी वाकिफ़ नहीं थे। उसी समय एक कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, हालाँकि बाद में बेचारे बड़े बदनाम हुए, लेकिन बहरहाल वो आदमी काबिल थे। नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी ने एक रिपोर्ट सौंपी राजीव गांधी को और उसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमको कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसमें सवर्णों के साथ-साथ पिछड़ों को भी और दलितों को भी भागीदारी देनी चाहिए और बड़ी मात्रा में भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि अब समय इस बात का आ गया है, वंचित और पिछड़े तबके जो है वो सत्ता में भागीदारी के लिए लामबंद हो रहे हैं। ये बात अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता राजीव गांधी के बजाय तो इस बात को समझ लेता, लेकिन वो राजीव गांधी ने उस रिपोर्ट पे जो उनको सौंपी, क्या नाम है, नारायण दत्त तिवारी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजीव गांधी भारतीय समाज की बहुत सी सच्चाइयों से वाकिफ़ ही नहीं थे। जैसे जातिगत जो राजनीति है वो एक भारतीय राजनीति की एक सच्चाई है, इसलिए उन्होंने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उसका नतीजा नटशेल में ये हुआ कि राजीव गांधी के काल के अस्त होते-होते वो जो थी जो वंचित और पिछड़ी जातियाँ थीं, वो लामबंद होकर के भारतीय शासन व्यवस्था में कई राज्यों में प्रभावी रूप से आ गई और कांग्रेस कांग्रेस का वो वोट बैंक जो कांग्रेस को दलितों और पिछड़ों का जो कांग्रेस को पावर में लाता था, वो वोट बैंक उससे खिसल के क्षेत्रीय छत्रपों के हाथ में आ गया। ये काम हुआ और उस चीज़ को हासिल उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए कांग्रेस से बड़ी गलती हो गई, जिसका मैंने पहले भी कभी ज़िक्र किया है कि उसने जो है वो राम मंदिर का ताला खुलवाया, वो तो बड़ी गलती हो गई और दूसरी गलती, हालाँकि इसका इस राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन वो अनुभवहीनता से लेना-देना था। कांग्रेस काफ़ी हद तक सत्ता में रहते-रहते सत्ता में रहने की आदी भी हो गई थी। उसने जो है वो उस चीज़ को शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब सदन मिला के पलट दिया तो उसका भी बड़ा घातक प्रभाव हुआ और यही दोनों चीज़ें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के को बढ़ाने में सहायक साबित हुई। इस चीज़ को एक दूसरा घाघ आदमी बहुत ही कायदे से देख रहा था, वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह नो डाउट बहुत ही राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे। वो अलग बात है कि कुछ बीमारी से और कुछ कई चीज़ों की वजह से उनको बड़ा कम कालखंड मिला, लेकिन एक ऐसा काम उन्होंने कर दिया जो भारतीय राजनीति में लंबे समय तक प्रभावी रहा और आज की तारीख में कहीं न कहीं वो काम अभी भी जो इस समय हो रही है राजनीति, उसमें कहीं न कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह का योगदान माना जाएगा, लोग इसको माने या ना माने।
प्रधानमंत्री बनने के लिए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चले, क्या नाम है, तो उनके पास कोई न तो क्या नाम है पार्टी थी, न साधन थे, कुछ नहीं थे। तो उन्होंने भारतीय राजनीति में जितने भी प्रभावी वो क्या नाम है वर्ग और सब उनको सबको साथ लिया और वो 1989 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में वो विजयी रहे और प्रधानमंत्री बने। यहीं से इसी जंक्शन से जो चीज़ें थी वो और प्रभावी हो गई और उनसे लड़ने के चक्कर में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी, जिसने पिछड़ों को शिक्षा में और बाद में उसमें सब में आरक्षण दिया। एक हैवी चंक आरक्षण का उनको मिला, जिसके चलते सवर्ण जातियों में बहुत बहुत नाराज़गी हुई और जो बाकी लोग भी, बाकी तमाम तत्व भी उससे उनकी नाराज़गी बढ़ी। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और लेकिन कुल मिला करके वो वहाँ उस विश्वनाथ प्रताप सिंह की इस चाल को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि का कार्ड फेंका, जो लंबे समय से चल रहा था और उसको उन्होंने और ज़ोर शोर से आगे बढ़ाया उस मामले को। और भगवान राम का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जो भारतीय राजनीति में बड़ा प्रभावी साबित हुआ और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई कि भगवान राम का जो मुद्दा है वो कहीं न कहीं जो ऐसे तबके हैं जो भारतीय राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं भारतीय राजनीति में, वो भी उससे जुड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये आंकड़ा सही साबित हुआ और बहुत बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े और अति पिछड़े जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद हो गए। इस बीच में एक दौर और आया, उस दौर का भी ज़िक्र करना ज़रूरी है, इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये जो बीच में जो एक ऐसा दौर चला, जिसमें कि मतलब एक मिली-जुली सरकारों का दौर था, या कह लीजिए कोई भी पार्टी इतनी प्रभावी नहीं थी कि वो सबकी सरकार बना पाती। उसमें कांग्रेस को एक मौका मिला लंबे समय तक शासन चलाने का और वो था मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों ही नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक काम था उन लोगों ने मनमोहन सिंह के दौर में, चूँकि वो काबिल आदमी थे और सोनिया गांधी भी कुल मिला के भारत राष्ट्र के भले के लिए सोचती हैं, इसलिए उन दोनों लोगों ने ऐसी सरकार चलाई 10 साल तक जिसने भारत में पहली बार, लोगों ने पहली बार पैसे का आधिक्य देखा और पहली बार लोगों ने मतलब ऐसी-ऐसी तनख्वाहें हो गई 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख, जो उस 10 साल पहले भी सोचना संभव नहीं था। ये प्रोसेस भी हुआ। और उस प्रोसेस से एक चीज़ और भी हुई, जो जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है, कि कहीं न कहीं वो जो तबका जो मनमोहन सिंह और क्या नाम है सोनिया गांधी की नीतियों के चलते संपन्न हुआ, उसने अपनी पहचान जो थी वो राम जन्मभूमि मंदिर से जोड़ी और राम जन्मभूमि मंदिर को ऐसे लोग भी मिले जो मूलतः संपन्न थे और क्या नाम है सफल थे। ऐसे लोगों का भी राम जन्मभूमि को मामला मिला। उसके चलते नतीजा ये हुआ कि अपने नरेंद्र भाई की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ आई। लेकिन यहीं से एक दूसरा विरोधाभास शुरू हो गया, जिसका ज़िक्र राहुल गांधी ने अपने उसमें क्या नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ठंडे दिमाग से अगर आप देखें तो नरेंद्र भाई की जो 10 साल की सरकार रही है उसमें लफाजी तो बहुत हुई, लेकिन कुल मिलाकर के पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों और जो वंचित तबका था उसमें वो भी शामिल है, उनके उत्थान के लिए कोई बहुत काम नहीं हुआ। नो डाउट बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी नीतियाँ बनाई गई जो देखने में से लगता था कि उनके भले के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो मुफ्त अनाज स्कीम हो, चाहे और उज्ज्वला योजना, तमाम बातें हैं। लेकिन उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा और उसके काउंटर रूप में जो आर्थिक क्या नाम है, जो तमाम रिपोर्टें सामने आने लगी, उसमें ये बताया गया कि जो असमानता शुरू हुई थी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के काल से शुरू करके, जिसको विरोध के बावजूद अटल बिहारी ने भी चलाया और अपने नरेंद्र भाई ने भी चलाया, उन नीतियों के चलते जो है नरेंद्र भाई के कालखंड में वो जो था कुल मिलाकर के स्थिति ये हो गई कि भारतीय समाज 2 बहुत ही तबकों में बँट गया, बहुत बुरी तरीके से। 20 लोगों के पास 80% पूरा का पूरा सरमाया आ गया और 80% लोगों के पास कुल 20% सरमाया आ गया और उसमें भी जो बाकायदा जो आर्थिक क्या नाम है वो हुआ, उन्नति हुई, उसमें जो है वो उसका बहुत बड़ा चंक जो था वो गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में गया। ये बाकायदा रिपोर्ट है, मैं नहीं बता रहा हूँ, रिपोर्ट है। और उसकी वजह ये हुई कि नरेंद्र भाई को राजनीति में लाने के लिए 2 लोग ज़िम्मेदार रहे, अपने क्या नाम है अडानी और अंबानी। और अडानी और अंबानी के नेतृत्व में जो पूरा का गुजरात की जो गुजरात का जो व्यापारी वर्ग है, कह लीजिए इंडस्ट्रीज है, वो नरेंद्र भाई पर हावी रहा और कुल मिलाकर के जो इधर 10 सालों में जो भी संपत्ति और जो भी कैपिटल बनी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने गुजरात के जो इंडस्ट्रियल्स है उनके पास गया, जिसका कारण, मूल कारण नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी का
का क्या नाम है त्रिगुट रहा, और उस त्रिगुट को कहीं न कहीं मोटे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी मान्यता रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहे चाहे कुछ, लेकिन इस पूरा जो एक पूरी ये जो ती ती ये जो ति ति ये जो अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी का जो गुट चला, जो उसने काम किया, वो कहीं न कहीं उसके फ़ेवर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मजबूती से खड़ा रहा, और उनकी अक्षमताओं को पे कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई टिप्पणी नहीं की। जैसे मसलन आपके क्या नाम है, ये कोरोना फैला और नोटबंदी हुई, इसके सबके आप लोग ठंडे दिमाग से सोचें। इसमें जो जो क्या नाम है, जो मुश्किलातें लोगों को आई, जो दिक्कतें लोगों को हुई, उनके खिलाफ कहीं भी आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई बयान नहीं देखा होगा। यही इसी जंक्चर पर आकर के अपनी जो आज की राजनीति है, आकर के यहीं पर ठहर गई। राहुल गांधी ने ये समझ लिया, और उसके उन्होंने बहुत ईमानदारी से उसका जिक्र भी किया कि जो पहले जो नीतियाँ चली, उन नीतियों में कहीं न कहीं कांग्रेस की वजह से ही, या कांग्रेस की ये कह लीजिए कि गलतफ़हमी से, या कांग्रेस की नासमझी से, उन दलितों और वंचित तबकों को, जिसमें बड़ी संख्या में अति पिछड़े भी शामिल हैं, उनका वो दाय नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। और उनको दाय देने के नाम पर कहीं न कहीं अपने नरेंद्र भाई ने कोई मतलब उनको ऐसा कुछ नहीं था, केवल लफाजी की। उसके लिए उन्होंने जो आंकड़े बताते थे, बताया कि जो प्रधान सचिव वाले आंकड़े बताए कि उन्होंने उसमें कुल 90 सचिवों में कुल क्या नाम है 5% ओबीसी के हैं, उनके यहाँ तो बजट का भी बहुत कम परसेंट है। ये सारे एग्ज़ाम आंकड़े उन्होंने गिनाए। और एक बात मैं अपनी तरफ से भी कहूँगा, कहीं न कहीं इस बात को आप लोग भी हो सकता है समझें कि वो मिडिल क्लास जो मतलब जो वंचित और पिछड़े तबके हैं, उनकी उन्नति में कहीं न कहीं से सरकारी नौकरियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप ठंडे दिमाग से देखें कि अपने नरेंद्र भाई के शासनकाल में सरकारी नौकरियों का बिल्कुल से अभाव पड़ा हुआ, अकाल पड़ा हुआ है, कहीं कोई नौकरियाँ नहीं है। और उसके चलते ये जो ख़ास तौर से जो आपके क्या नाम है, वही वंचित और अति पिछड़े तबके के जो युवा हैं, वो एकदम भटक रहे हैं, उनका कहीं कोई पुरसा-न्याय नहीं। इस चीज़ को राहुल गांधी ने पकड़ा, और उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, लेकिन वो जनगणना के साथ-साथ जो आर्थिक जनगणना है, वो भी होगी। तभी जो है वो भारतीय राज्य जो है अडानी मार्का नाम है आर्थिक नीतियों से जो नरेंद्र मोदी अपने चला रहे हैं, मुक्ति पाएगा, और भारत के जो जितने भी वंचित तबके हैं, जिनमें सबसे बड़ा समूह अति पिछड़ों और पिछड़ों का है, उसको आर्थिक न्याय मिलेगा। ऐसा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, अब ज़ाहिर-सी बात है, ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, इसको आप ये मान के चलें कि ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये जो राहुल गांधी की नीति है, जो उसका आज उन्होंने ज़िक्र किया, और जो अपने नरेंद्र भाई की नीति है, जिस पे वो चल रहे हैं, इन नीतियों के परिणाम क्या होंगे, ये 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से साबित हो जाएगा। अगर कांग्रेस जीतती है, तो ज़ाहिर-सी बात है, कांग्रेस की नीतियों के आधार पर अगला आम चुनाव भी होगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, वो भी उसको लेकर सामने आएँगे। लेकिन एक बात कह के मैं बात ख़त्म करूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति थी, जिसमें लफ़ाज़ी ज़्यादा और मुद्दे की बात कम होती थी, उसको पहली बार राहुल गांधी ने मुद्दे की बात पे ला कर के खींच के सामने राजनीति को रख दिया है। वो कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, ये तो अभी नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल भारतीय राजनीति फिर से एक बार जो है वो लफ़ाज़ी की राजनीति से इतर मुद्दों की राजनीति की ओर चल पड़ी। इसका क्रेडिट कांग्रेस और राहुल गांधी को जाता है। हाँ, इसके परिणाम क्या होंगे, ये अभी से कहना संभव नहीं है। बहरहाल कुल मिलाकर के इसके परिणाम देखना दिलचस्प होगा, और भारतीय राष्ट्र राज्य इसके परिणामों के फलस्वरूप या तो आगे जाएगा, या फिर अपनी जगह खड़ा रहेगा, ये भी देखना उचित, देखने का समय अब नज़दीक आ रहा है। बहरहाल अब आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।